स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, न्यूज़ ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने पड़ोसी मुल्क साउथ कोरिया के साथ जो उनकी टेंशन्स थी उसके बीच एक अग्रेसिव एटीट्यूड अपना लिया है। अब सबके मन में ये सवाल है कि भाई इन दोनों देशों के बीच क्या वॉर की जो संभावनाएं हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए इस मुद्दे को जानते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने वेडनेसडे को एक अनाउंसमेंट करी और उसने बोला कि भाई मेरे 14 लाख से ज़्यादा नागरिक यानी कि उसके सिटीजन्स सेना में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बयान उस दिन के बाद आया जब उसने सदर्न बॉर्डर पर अपनी सड़कों और रेलवे लाइंस के एक हिस्से को कंप्लीटली उड़ा दिया जो साउथ कोरिया की तरफ जा रही थी। अब दरअसल हुआ कुछ यूं कि काफ़ी वक्त से नॉर्थ कोरिया गार्बेज और ह्यूमन वेस्ट के लिफाफे भर के हीलियम बैलून्स एक्सेट्रा के साथ साउथ कोरिया में फेंक रहा था, जिसके रिस्पॉन्स में साउथ कोरिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके एंटी प्योंगयांग जो कि उनका कैपिटल है उसमें पेम्फलेट्स द्वारा नॉर्थ कोरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए। अब टेक्निकली दोनों कोरियाज पिछले 70 सालों से जंग में हैं और समय समय पर छोटी छोटी झड़पें इनमें आम बात है फिर भी, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ये जियोपॉलिटिकल समीकरणों को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इन्हें शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, हिस्टोरिकली जो कोरियन पेनिनसुला है ना, ये 1910 से जापान के कंट्रोल में था। अब 1945 में जब अमेरिका 6 अगस्त को जापान के ऊपर बॉम्ब फेंकता है, एटॉमिक बॉम्ब दैट वाज नोन एज लिटिल बॉय, और उसके 3 दिन बाद लगभग 9 अगस्त को दूसरा यानी कि फैटमैन बॉम्ब फेंका जाता है। तो लगभग उसके 6 दिन बाद 15 अगस्त को 1945 को जापान सरेंडर कर देता है। अब यही वो मोमेंट था जिससे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और बाद में जो कोरियन पेनिनसुला है इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। अब सोवियत और चाइनीज कम्युनिस्ट ने उत्तर कोरिया यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है वहां एक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को समर्थन दिया, जबकि अमेरिका ने साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया को सपोर्ट दी। अब 1950s में नॉर्थ कोरियन आर्मी ने अपने संस्थापक उस वक्त के ऊपर थे किम टू सुंग, उनके एक नेतृत्व में अपनी साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला इतना ज़्यादा फोर्सफुल था, स्ट्रांग था कि इसने आगे चल के 3 साल तक एक लड़ाई लड़ी गई। अब इसी से कोरियन वॉर का आगाज़ हुआ। तो शुरुआती दिनों में जो नॉर्थ कोरिया था उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स मिली, काफ़ी ज़्यादा उसने एडवांसमेंट्स करिए, लेकिन फिर साउथ कोरिया की सपोर्ट में आता है अमेरिका। तो जैसे ही साउथ कोरिया की सपोर्ट में अमेरिकन आर्मी आती है तो भाई जो साउथ कोरिया वाला हिस्सा था वो स्ट्रांग हो जाता है। अब इन द एंड जो दोनों पक्ष थे उनमें से कोई फैसला जीत नहीं पाया कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, एंड फाइनली 1953 में एक युद्ध विराम का समझौता होता है। अब इस अग्रीमेंट के बाद जो कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन यानी कि DMZ के नाम से आजकल न्यूज़ में आप सुनते हो, इसका निर्माण उसी वक्त करा गया था और यही लाइन है जो कोरियन पेनिनसुले को 2 हिस्सों में आज की डेट में बांटती है। लेकिन अब तक ये भी ध्यान देने लायक बात है कि कभी भी एक परमानेंट पीस अग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में साइन नहीं हुआ। दोस्तों, उस वक्त से लेकर आज तक दोनों कोरिया का सपना एक ही है कि भाई हमें रीयूनिफाई करना है और उस रीयूनिफाइड कोरियन पेनिनसुले का मालिक कौन होगा, कंट्रोल कौन करेगा, और ज़रूरत पड़ने पर ये जो फोर्स का इस्तेमाल है उससे यूज़ करने में भी गुरेज नहीं करते। उसके बाद 1970s के दशक से लेकर आज तक दोनों देश एक पीसफुल यूनिफिकेशन के समझौते को भी ट्राई करते आए हैं, जैसे कि हमने साल 2000 में देखा, 2007 में देखा, 2018 में देखा। इन तीनों सालों में कुछ इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हुए, लेकिन इनमें भी ज़्यादा देर तक वो अग्रीमेंट्स टिक नहीं पाए। बार बार कोई ना देश, मेजरली नॉर्थ कोरिया ही इस अग्रीमेंट्स को वायलेट कर देता है। अब इस सब चीज़ों को देखते हुए नॉर्थ कोरिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों की डेवलपमेंट को भी तेज़ी से बढ़ाया और यही वो वजह थी जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वो साउथ कोरिया का अलाई था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाकी के अलाइज टाइम के ऊपर नॉर्थ कोरिया को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। अब अगर हम प्रेजेंट स्टोरी को देखें तो साल 2019 में यूएस के उस वक्त के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच वियतनाम के हनोई में एक मुलाकात होती है और ये उनका दूसरा मिलन था। और पहली बार 2018 में ट्रंप ने किसी नॉर्थ कोरियन लीडर से मिले थे और ट्रंप भी, आपको यह जान के आश्चर्य होगा, ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जो किसी सिटिंग प्रेसिडेंट जो किसी अपना नॉर्थ कोरियन लीडर से मिले थे। अब बहुत से लोगों को इससे उम्मीद थी कि भाई ये जो मीट हो रही है इनके बीच में, इससे यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डीन्यूक्लियराइजेशन,
पर समझौता होगा और उसी से यूएस फिर फोर्स करेगा साउथ कोरिया को कि भाई नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया आपस में समझौता कर लें। बट देन इफ वी सी दैट कि भाई वो अग्रीमेंट वो जो सम्मेलन था वो बिना किसी समझौते के, बिना किसी अग्रीमेंट के ही कंक्लूड हो गया। इसके बारे में हमारे पास दो एक्सपर्ट्स भी हैं, रॉबर्ट कार्लिन और सिगफ्रिड हैकर। ये दोनों कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मोमेंट था जो ट्रंप के साथ इसका अग्रीमेंट फेल हुआ, ये किम जोंग उन के लिए एक बड़ा लॉस ऑफ फेस था, जिस वजह से जो नॉर्थ कोरिया ने यूएस के साथ अपने जो रिलेशंस थे वो सुधरने की एक आस थी, उसने उसके ऊपर पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके बाद ये भी बोला जाता है कि इसके रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उसने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और तेजी से डेवलप करना शुरू कर दिया एंड इसी वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रेजेंटली जो सिनेरियो हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद किम जोंग उन अपनी क्रेडिबिलिटी अपने लोगों में खो रहा है एंड जब भी मोमेंट टाइम टू टाइम हिस्ट्री में ऐसा होता है तो वो वॉर का, अग्रेशन का सहारा लेता है अपनी जितनी भी सिटीजन्स हैं उनको एकजुट अपने पीछे करने के लिए। अब जनवरी 2024 में भी किम जोंग उन ने साउथ कोरिया को अपना प्राइमरी फो और इनवेरिएबल प्रिंसिपल एनिमी घोषित कर दिया था और इस साल नॉर्थ कोरिया ने अपनी दक्षिणी सीमा को यानी कि सदर्न बॉर्डर को और मजबूत करने की घोषणा भी करी थी और उसी के रिस्पॉन्स में उसने बाद में जुलाई में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर हीलियम बैलून्स भी भेजे थे ह्यूमन वेस्ट को भर के। अब पिछले साल अगस्त से नॉर्थ कोरिया ने रशिया को 13,000 से ज्यादा कंटेनर्स में आर्टिलरी राउंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और एंटी टैंक रॉकेट्स भेजे हैं। ये बात साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने भी कंफर्म कर दी है और ये जो लास्ट मैंने आपको बात बताई, इसी बात से हम ये एक अनुमान लगा रहे हैं कि भाई इज दिस द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू कोल्ड वॉर एरा। बिकॉज आप देखो चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया का एक ब्लॉक बन रहा है, वहीं इसी क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो अलाइज बैठे हैं, एक है साउथ कोरिया, दूसरा है ताइवान। अब रिसेंटली 2 दिन पहले हमने ये न्यूज भी देखी थी कि भाई चाइना ने जो अपना ताइवान वाला रीजन है उसको सब तरफ से सराउंड कर लिया शिप्स के साथ और वहीं नॉर्थ कोरिया अग्रेशंस बना रहा था साउथ कोरिया की तरफ। सो इज दिस स्टार्टिंग ऑफ व्हाट डू वी कॉल अ न्यू कोल्ड वॉर एरा। अब अगर हम साउथ कोरिया का जो इंटेलिजेंस एजेंसी NIS उसका एक आर्ग्यूमेंट माने तो उनका कहना है कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस के साथ मिलकर हमने एक फेशियल रिकॉग्निशन और AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा है और उससे हमें ये बात पता चली है कि नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स यूक्रेन में अटैक करने के लिए, स्पेशली यूक्रेन की ईस्ट जो डोनेट्स्क रीजन है उसमें रशियन फोर्सेस की मदद कर रहे हैं और इसी कंटेक्स्ट में जो मिसाइल्स भी यूक्रेन पे आज की डेट में दागी जा रही है उनका ओरिजिन भी नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स का है। अब एजेंसी के मुताबिक बैटलफील्ड से जो हथियार के हिस्से बचे हुए उन्हें मिले हैं और उनके आधार पर यह पता चलता है कि अगस्त के बाद से ही नॉर्थ कोरिया ने रशिया को लगभग 8 मिलियन आर्टिलरी और रॉकेट्स राउंड्स भेजे हैं। अब NIS के बयान के मुताबिक रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो डायरेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन फॉरेन मीडिया द्वारा रिपोर्ट करी जा रही थी, बार बार वेस्टर्न मीडिया द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था, वो ऑफिशियली कंफर्म हो गई है। अब साउथ कोरियन प्रेसिडेंट यून सुक योल ने एक इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है जिसमें कि इंटेलिजेंस, मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने शामिल होकर इस बात पे चर्चा की है कि नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स रशिया के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं एंड दे हैव प्रूव्ड इट। अब यून के ऑफिस ने इस बारे में एक चर्चा करी है कि उन्होंने कहा है कि पार्टिसिपेंट्स ने यह बात मान भी ली है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच जो मिलिट्री सप्लाईज हैं वो आगे बढ़ते हुए एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है उन सबके लिए और ना सिर्फ इस देश के लिए बल्कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। क्योंकि आप ये भी समझो कि नॉर्थ कोरिया अब रशिया के साथ जाके यूक्रेन को अटैक कर रहा है, जबकि सबको यह पता है कि यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो इसी समीकरणों में हम ये बात कर रहे हैं कि इज दिस द न्यू वॉर थिएटर, इज दिस द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वॉर, न्यू कोल्ड वॉर। अब अगर हम साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऑफिस के मुताबिक ये देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ कोरिया अपने अलाइज के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया की जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स है उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि साउथ कोरिया की इन गतिविधियों का जवाब वो सभी जितने भी उनके पास विकल्प मौजूद हैं वो सब ट्राई करेंगे, लेकिन उनको पूरा जवाब देंगे। अब सियोल के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास प्रेजेंटली 1.28 मिलियन एक्टिव ड्यूटी ट्रूप्स हैं और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स और न्यूक्लियर आर्सेनल का जो अपना डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से कर रहा है, जिससे कि रीजनल टेंशंस जो हैं वो कंप्लीटली बढ़ रही हैं और साथ के साथ अभी जो इंटेलिजेंस एक्टिविटीज भी है नॉर्थ कोरिया की वो भी हमें कंपैरेटिवली इंक्रीज देखने को मिल रही हैं। जिसके चलते हुए उन्होंने बोला है कि भाई हम वेस्ट को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोलेंगे कि जो सैंक्शंस हैं वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर और बढ़ा दी जाएं। अब इसी के बीच जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस NIS उसने 8 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच रशियन पैसिफिक फ्लीट के जहाजों को
1500 नॉर्थ कोरियन जो स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स हैं उनको व्लादिवोस्तोक जाते हुए डिटेक्ट करा था। अब ये ट्रूप्स को रशियन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, हथियार और फेक आईडीज दिए गए हैं ताकि उन्हें कॉम्बैट में डिप्लॉय करा जा सके। ये भी एनआईएस का इल्जाम लगाया गया है उसके द्वारा। अब एजेंसी के मुताबिक उन्होंने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का भी, जो मैंने आपको पहले बताया, इन वाले सोल्जर्स पर भी उन्होंने एआई का उपयोग करा और उन्हें फिर से ये बात प्रूव हुई कि भाई ये वाले सोल्जर्स जो रशिया यूक्रेन के विरुद्ध यूज कर रहा है, दीज आर द सेम वंस जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स हैं। अब इस कंटेक्स्ट में वी कैन सी अ न्यू वॉर थिएटर जो प्रेजेंटली चाइना के आसपास वाले रीजन में, नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में, ताइवान के रीजन में, रशिया के रीजन में वी आर गोइंग टू सी इट। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये प्रेजेंटली जो हमने एस जयशंकर जी को देखा, ही पार्टिसिपेटेड इन द एससीओ मीट। सो इंडिया के लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी बिकॉज वी वेंट टू एससीओ बिकॉज ऑफ रशिया। बिकॉज रशिया का एक ड्रीम है ग्रेटर यूरेशियन रीजन का। उस ग्रेटर यूरेशियन रीजन में जहां इंडियन ओशन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास दियागो गार्सिया है, वहीं उसी जगह उसी उसको काउंटर करने के लिए रशिया आज की डेट में वो पोजीशन भारत के लिए देखता है। इसी वजह से वी रेसिप्रोकेटेड बैक एंड वी पार्टिसिपेटेड इन एससीओ ऑल्सो। अब ये मुद्दा किस और टर्न लेता है, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। टू गेट द अपडेट्स आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज GS_Gill07। नाउ व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट? इज दिस अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर? डू मेंशन इन द कमेंट्स। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।